नमस्कार सभी को। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम आशुतोष जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम विद्या। क्या हाल चाल है हरीश चंद्र आपके? बढ़िया है सर। क्या चल रहा है अभी? प्रैक्टिस चल रही है सर। और काम क्या करते हो आजकल? काम सर ये मीडिया में तो ऑफिस हाँ, का काम रहता है, तो प्रैक्टिस भी करते कहाँ कहाँ? सर। डेली हंट न्यूज ऐप है, उसमें काम करता हूँ सर। डेली हंट न्यूज ऐप है, जी जी। उसमें क्या काम करना होता जी है? सर। सर ये सोशल मीडिया वगैरह देखता हूँ और न्यूज अकाउंट सब। अच्छा अच्छा। जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं उनको भी मैनेज करता हूँ, पार्टनर्स हैं अच्छा वगैरह, मीडिया हाउसेस। अच्छा। तो इन्फ्लुएंसर मैनेज करने में पैसा भी लगता है? जी सर। अच्छा। जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसर कहलाता है। हाँ सर, उनकी अलग अलग कैटेगरी है, 1 मिलियन से लेके 30 मिलियन, 50 मिलियन या फिर उससे भी कम वाले हैं। चलो अच्छा है। गुरुजी, एक क्वेश्चन था गोचर के ऊपर। हाँ बोलिए ना। हम जब गोचर देखते हैं तो जनरली एक टेंडेंसी रहता है कि चंद्रमा से ही देखें। तो हम बेसिकली एक दिन का क्या होगा वो गोचर चार्ट लगा के लग्न के ऊपर क्या क्या प्रभाव हो रहा है ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत। गोचर के मतलब लिए कोई इट दिक्कत इज नहीं। नॉट लिमिटेड टू चंद्रमा से नहीं है। चंद्रमा से है। आपको हमने बताया है कि सबसे प्रधान जो है ना वो चंद्रमा ही है। लेकिन आप अन्य लग्नों से भी गोचर देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। अब वो हैबिट में अगर चंद्रमा आता है तो पहले धीरे धीरे लीजिए, ठीक है ना। नहीं आ पाता है, लगन आ रहा है तो लगन को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, काम चलेगा। जैसे कि आप गुरुजी एक सॉरी गुरुजी, हम के.एन. राव जी के चार्ट से हम लोगों ने मैंने भारत का चार्ट लिया था। तो उस दिन देखा कि सप्तम के ऊपर बहुत सारा ग्रह का प्रभाव है। कब? 4 जून को गुरु, अच्छा जो वृष लग्न है, तो वहां पे सप्तम को जो है क्या बोलते हैं, वृश्चिक के ऊपर बहुत सारा पाप ग्रह का दृष्टि था गुरु। तो उसमें हम लोग इस तरह से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? मैं तो ये तो मतलब गुरुजी आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता ये सब। नहीं तो वृश्चिक लग्न से हम मोदी को कैसे देख रहे हैं? क्यों देखें वृश्चिक से मोदी को? मोदी को थोड़ी देखना है, आपको बीजेपी पार्टी को देखना है।
गुरुजी वहां पे जो दिया गया है बीजेपी का चंद्र लग्न वृश्चिक है। ये हो सकता है, तो फिर वहां यदि पीड़ा आ रही है तो उसके ऊपर पीड़ा आएगी। हाँ लेकिन यहाँ हम व्यक्तिगत, चूंकि मोदी का वृश्चिक लगन आता है, हाँ हम लोगों को व्यक्तिगत मोदी को देखने से काम थोड़ी चलेगा। यदि हाँ, वही ये देख रहा था गुरुजी कि बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस है। और नवम का दशा चल रहा है गुरुजी, आपका बुध का अंतर्दशा चल रहा है चंद्रमा में, और राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य शनि मंगल सबसे पीड़ित है। ये किसकी दशा है? ये गुरुजी बीजेपी का दशा है। बीजेपी। लेकिन फेस सेविंग ये है कि गुरुजी तृतीय भाव में ये तो 4-5 ग्रह जो है उसमें गुरु भी है, तो सेव गुरु कर रहा है गुरुजी, मुझे जो लगा। हो जाएगा, सेव हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आगे हम लोग मैदिनी पढ़ेंगे। हाँ गुरुजी। इसको मैदिनी से ज्यादा सीखा जाता है। ये सब लोग आजकल, मैं भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताता, कि जिस दिन सरकार गठन हुआ, सरकार के जन्म के आधार पर शायद आप लोगों के साथ पत्रिका डिस्कस किया था, तो वो कर लेता हूँ। लेकिन इसको रियल में मैदिनी से यदि डिस्कस किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे गुरुजी सोच लीजिए वृश्चिक के ऊपर बहुत सारा पाप ग्रह का दृष्टि आ रहा है, तो एक्चुअली कोई आदमी का वृश्चिक का जो भाव है वो सफर होगा क्या अगर दशा बिल्कुल अंतरदशा नहीं चल रहा है? बिल्कुल 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 सफर करेगा, बिल्कुल सफर करेगा। चलिए, थैंक यू गुरुजी। तो बीजेपी की कुंडली कैसे बनाई? वो ये आशुतोष जी से ले एन लेंगे। राव जी का दिया हुआ है 1981, कुछ डेट है उनका, और कांग्रेस का जो दिया गया है गुरुजी वो 1978 कांग्रेस आई का दिया गया है, 1886 वाला नहीं दिया गया है। नहीं नहीं, कांग्रेस का तो जन्म हुआ 1925 में। हाँ नहीं गुरुजी, अभी जो दिया रहा है जो कांग्रेस आई का जो है, इंदिरा कांग्रेस का जो है, उन्होंने 1977 या 78 का कुछ कुंडली दिया है। हाँ, तो देखिए उसके ऊपर भी। तो मैं सोचा कि मेरा ये इस तरह से मतलब सोचना ठीक है कि नहीं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता ना था। ना, सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विषय वस्तु अच्छा है। आजकल देश के ऊपर कोई सोचने वाला नहीं है, अकेला मोदी क्या करेगा बेचारा। ठीक है ना? थैंक यू गुरुजी। तो कहाँ तक पहुंचे थे आशा भगत जी, बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए आशा जी, फिर बोलिएगा। श्लोक 56 से 64 तक लिया था अपन ने। 64 तक हो गया था, यही ना? हाँ जी। चार दशा के विषय में जो कुछ पढ़ा है उसके विषय में एक रीजनिंग कौन देगा, शॉर्ट नोट्स कौन देगा? मधु कपूर जी, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। यस। कभी कभी क्या एब्सेंट हो दशा जाते हैं। सॉरी गुरुजी, हम ना ट्रैवल कर रहे थे, तो तो हम लॉग इन नहीं कर सके। वो हमारी डॉटर ना ग्रेजुएट हो रही थी डेंटल स्कूल से, तो हम उसके लिए फिर इसलिए नहीं ज्वाइन कर सके। कोई बात हाँ, नहीं। आप हम बता दें। हाँ हाँ, बताइए ना। जो मैंने चार दशाओं को जो जो देखने के लिए बताया उसका रीजनिंग 2-4 मिनट में यदि देना चाहें तो दीजिए। हम दशा में राशि की दशा होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि 3 प्रकार की राशि है। मूवेबल, मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल राशि होती है। तो वो राशि की जब दशा होती है उसमें देखना होता है कि वो पहले तो वो चार्ट में कहाँ पर है। कि 6, 8 या 12 राशि तो नहीं है जो D1 के चार्ट में होती है। और राशि की दशा में फिर उसको, जब आपने तो रिजल्ट्स का शुरू किया था ना कि भाई किस प्लैनेट उसको आस्पेक्ट कर रहा है, कौन सी कंजंक्ट हो रहा है, और किस कार का
कौन से कारक की राशि है, उसमें कारक देखते हैं ना, 7 तरह के कारक हैं। तो प्लैनेट एस्पेक्ट, उसमें कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अर्गला उसको अफेक्ट कर रहा है या नहीं है, वो देखते हैं। अगर राशि दशा है, आपने लास्ट में बताया था कि शुभ लॉर्ड जुपिटर, वीनस, मून या मरकरी या कोई उच्च ग्रह से संबंध हो, तो एंड और इफ द राशि एस्पेक्टिंग अनदर राशि जो उच्च ग्रह या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर आपको धन लाभ होगा। और लेकिन अगर प्लैनेट 6, 8, 12 हाउस फ्रॉम राशि, जिस राशि की दशा उसमें 6, 8, 12 में हो, अगर अशुभ प्लैनेट होंगे फ्रॉम राशि दशा, तो फिर अशुभ लाभ होंगे। शुभ प्लैनेट होंगे तो फिर थोड़ा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अ, ये ये सब देखा था हमने। और आपने राहु केतु का भी बताया था। अ, और राशि जैसे जब चर दशा की होती है, तो राशि दशा दशा राशि से 2nd एंड 5th हाउस में शुभ ग्रह हो तो राजा से फल मिलेगा, लेकिन अशुभ ग्रह हो तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो एक ये मेन पॉइंट्स हम तो बता रहे हैं। अ, और आपने कहा था कि राशि जो शुभ है और शुभ ग्रह उसके पहले, लाइक प्रीवियस जो नेक्स्ट राशि में हो, तो उसके पहले और दूसरे में हो तो शुभ रिजल्ट्स होंगे। और अगर 5th और 9th घर के लिए भी आपने यही कहा था कि जो राशि दशा है वहां से 5th और 9th हाउस में शुभ या अशुभ प्रभाव हो, तो फिर उस हिसाब से रिजल्ट हो गए। यही बताया था आपने। गुरुजी 8th हाउस का भी बोला था, नहीं 5th और 9th हाउस का बोला था ना। और 3 एंड 11th हाउस का, 3rd एंड 11th हाउस में अगर शुभ ग्रह हो, और एट एक एक अब हमें ये कंफ्यूजन था, एक तो आपने कहा था 2nd, 5th और 9th, फिर आपने कहा था 8th, 5th, 9th हाउस में अगर अशुभ ग्रह हो, 3rd एंड 11th में शुभ ग्रह हो, तो दशा अच्छी नहीं होगी इतनी। लेकिन अगर ट्रांजिट में शुभ प्रभाव हो तो बेटर रिजल्ट होंगे। ये ठीक है गुरु जी? बिल्कुल सही है। दीप्ति, कुछ रह गया जो तुम बता सकती हो? पांडे, दीप्ति पांडे। जी, जो आपने मोटा मोटा कहा कि 2 तरह से देखें। पहला तो ये देखें जिस राशि की अंतर्दशा है वो D1 के किस भाव में है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वो ग्रह जो प्रभाव डाल रहे हैं उस राशि में वो कौन से चर कारक है, इस सबका प्रभाव लेके एक चीज तो ये देखनी है। दूसरा फिर आपने बताया था जिस राशि की अंतर्दशा हो उस राशि के लिए अर्गला बन रही है, तो अर्गला किस भाव से किन ग्रहों से बन रही है। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया था, अगर सूर्य की अर्गला है तो राजकीय सुख कह सकते हैं। इसी तरह से हर ग्रहों का अलग अलग बताया था कि अगर, तो 2 चीज मेन देखना यही बताया था कि वो D1 के कौन से भाव की राशि है, उसमें कौन सा ग्रह उसको प्रभाव दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और वो कौन से चर कारक हैं, प्लस अर्गला किस भाव से बन रही है उस हिसाब से बताया था, मेन जो मोटा मोटा था। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे। तो आप लोगों को सारा चीज जो है नोट्स में बना करके हम भेजेंगे ही, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा तो आगे अच्छा चलता रहेगा। कहता यस्माद दशम भे राहु पुण्य तीर्थाटनम भवेत्, यस्मात् कर्माय भाग्यर छगता शोभन खेचरा, विद्यार्थ धर्म सत्कर्म ख्याति पौरुष सिद्धय, यत पंच काम रिगता स्वोच्च शुभ ग्रहा, पुत्र दारादि संप्राप्तिर, नृप पूजा महत्तरा, यस्मिन् पुत्राय कर्माम्बून लग्नाधिपा स्थिता, तत्भावार्थ सिद्धि स्यायोर्छेदो योगानुसारतः।
तो कहा जा रहा है कि जिस राशि से 10वें स्थान में राहु हो तो उसकी दशाओं में पुण्य तीर्थों की यात्रा होती है। अच्छा ना, इसकी चर्चा भावार्थ रत्नाकर में भी कही गई है कि राहु यदि 10वें स्थान में हो, वो गंगा स्नान करवाता है। कई जगहों पर राहु दशम में हो तो हमको धर्म कर्म से जोड़ करके रखता है, ऐसा बताया गया है। सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि राहु जो है सो हमारे लिए अच्छा प्रभाव नहीं देता, ये भी समझना है कि अच्छा प्रभाव देता है। एक तो दशम में राहु है तो तीर्थाटन आदि की बात करेंगे कि उसकी अंतर्दशा होगी तो क्या नहीं। यहाँ पे हर समय अगर जिस राशि की अंतर्दशा है उससे दशम में यदि राहु बैठा हो तो उसका प्रभाव उस राशि के ऊपर जाएगा। यहाँ जेमिनी ये कहना चाहता है कि प्रत्येक राशि 12 के 12 या बाकी बचे 11 राशियों से प्रभावित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने पंचम नवम अष्टम के बारे में देखा, वहां भी बताया गया कि पंचम नवम अष्टम में यदि अशुभ ग्रह हो जाए तो राशि दशा अच्छी नहीं होती। तो राशि से पंचम नवम और अष्टम, लेकिन दशा किसकी होगी? पंचम नवम और अष्टम में जहां अशुभ ग्रह बैठे उसकी दशा नहीं होगी, दशा होगी उसकी जिससे पंचम नवम और अष्टम में अशुभ ग्रह बैठे हैं। तो उसी तरह से यहाँ दशम स्थान में राहु बैठा तो दशम में जो राशि है उसकी दशाओं में तीर्थ यात्रा नहीं हो रही। जिस राशि से दशम स्थान में राहु बैठा उस राशि की दशाओं में हमको तीर्थ यात्रा होगी, ऐसा कहना है। दशम एकादश नौ में शुभ ग्रह हो, उसकी दशा में विद्या, धर्म, धन, सत्कार्य से कृति, पुरुषार्थ सिद्ध होता है। जिस भी प्रकार का काम करना चाहें, पुरुषार्थ का सिद्ध होना अर्थात हम जिस भी प्रकार का काम करना चाहते हैं वो उसका पूर्ण होना, जिससे 5वें 7वें 6ठे, आप लोग म्यूट कर लीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। नवा पत्रिका में सबसे मजबूत स्थान, नवा, 10वां और 11वां, ये आप लोग जानते हैं, कई बार मैंने चर्चा में किया हुआ है। 9वें 10वें और 11वें के लिए कहा जा रहा है। 10वें में राहु हो तो उसकी दशाओं में भी पुण्य तीर्थ की यात्रा होती है, ऐसा कहा जाता। उसके बाद कहा गया है कि 9वें 10वें 11वें में शुभ ग्रह हो और उसकी दशा में विद्या, धर्म, धन, सत्कार, कृति, पुरुषार्थ ये सब प्राप्त होता है। और जिससे, फिर वहां है जिससे 5वें 7वें और 6ठे, 5 6 7 में शुभ या उच्च ग्रह हो, उस दशा में पुत्र, स्त्री से सुख, राजा से सत्कार प्राप्त होता है। अब इसका मतलब है कि हमको यहाँ 6ठे स्थान में भी यदि उच्च ग्रह है, 5वां और 7वां तो समझ में आया, एक केंद्र का स्थान है, एक त्रिकोण का स्थान है, ये 6ठा क्यों लिया गया? तो पहले 6ठा नहीं लिया गया था, 8वां ले लिया गया था। आप लोगों ने देखा पहले 5वां 9वां और 8वां लिया गया था। आज 6ठा लिया जा रहा है कि 6ठे में यदि उच्च ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, किससे? जिस राशि से
तो ऐसे दशाओं में पुत्र से, स्त्री से, राजा से, या जो भी कह लें अपने बॉस से, सरकार से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होता है। जिस भाव में 5वें, 11वें, 10वें, चौथे और 9वें लग्न इन भावों के स्वामी हों, उसकी दशा में उन उन भावों की वृद्धि योग और बलानुसार कही जाती है। 5वें, 10वें, 9वें और 11वें। 5वां, 9, आप समझिएगा 9, 10, 11 तो आप लोग जान गए सबसे अच्छा स्थान पोजीशन है, चौथा भी केंद्र है, और 5वां त्रिकोण है। तो 5वां, 9वां त्रिकोण है, चौथा 10वां केंद्र है, और 11वां उपचय स्थान है, ऐसा मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो उन उन भावों की वृद्धि योग एवं बलानुसार होगी। तो अच्छा है। अब आगे बोलता है, यस्मिन गुरुर्वा शुक्रो वा शिभ्योसो वापि संस्थितः कल्याणम सर्व संपत्तिर देव ब्राह्मण तर्पणम यच्च तीर्थे तुंग खेता शुभ स्वामी ग्रहश्च वा वाहन ग्राम लाभश्च पशु बुद्धिश्च भूयसी तत्र चंद्रे च लाभ स्थाद्वहुधान्य शान्वित रसान्वित पूर्णे विधौ निधि प्राप्तिर लभेदा भेद्वा मणि संचयम तत्र शुक्रे मृदांग दिवाद्य गान पुरस्कृतः। निरुपमा शर्मा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो अब जो आगे श्लोक कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जिस भाव में गुरु या शुक्र अथवा त्रिकोणेश हो, उसकी दशा में कल्याण और ऐश्वर्य की वृद्धि, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति होती। छोटा छोटा चीज है, लेकिन है बहुत सार्थक। अब मान लीजिए आपके पंचम भाव में तुला राशि और वहां गुरु है, या वहां नवमेश शनि बैठा है। गुरु क्यों? क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और 9वें स्थान में शुक्र बैठ जाए, बता रहे हैं। तो ये तो त्रिकोण स्थान हुआ, और त्रिकोण स्थान में त्रिकोणनाथ या शुभ ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छा। अगर ये राशि केंद्र में है, कोई भी राशि केंद्र में है, मान लीजिए कर्क राशि है, मेष लगन की पत्रिका है, या चलिए मेष लगन की पत्रिका है, कर्क राशि है, कर्क राशि में शुक्र बैठ जाए और मेष लगन के लिए पंचमेश और नवमेश गुरु और सूर्य होता है, या तो गुरु और सूर्य बैठ जाए, और अब कर्क राशि की दशा है, तो वो दशा हमारी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये चीज, इसके विपरीत को भी समझने की जरूरत है।
राशि दशा से गुरु जी चौथे, पांचवें, नवें, दसवें, नहीं 11वें। भाई, यहाँ आप, अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा बहुत। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि दशा किसी भी राशि का है, चलिए एक पत्रिका बना हुआ है, इसी में हम कहते हैं वृश्चिक की दशा है, वृश्चिक राशि की दशा है, और इस राशि में गुरु और शुक्र बैठा है और बुध भी बैठा है। बहुत सावधानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये गुरु का क्या, कौन है? शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह होने के साथ साथ नवमेश भी है, बुध शुभ ग्रह होने के साथ साथ पंचमेश भी है। अब यदि वृश्चिक राशि की दशा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि की दशा बहुत अच्छी गुजरने वाली है। कल्याण की बात होगी, ऐश्वर्य की बात होगी, देवता ब्राह्मणों का पूजन करेंगे, आपका मन बड़ा शांत रहेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, ये सारी बातें होंगी। अब यही सेम चीज यहां हो जाए, गुरु शुक्र और बुध। तो क्या इसकी दशा इसके तुलना में अच्छा होगा या बुरा होगा, कौन बताएगा? विद्या भारती बताओ, क्या बताना है? उसके तुलना में तो खराब ही होगा गुरु जी। विद्या, आवाज नहीं आ रही। कोई बात उसकी तुलना में तो खराब होगा गुरु जी। बिल्कुल इसके तुलना में खराब होगा, लेकिन बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, छठे टाइप का रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हम लोगों को जैसे वृश्चिक की आपने अभी दशा बताई, तो अगर अपन वृश्चिक राशि की दशा चल रही है तो उससे त्रिकोण और उससे 6 8 12 देखेंगे ना अपन। नहीं। अपन मतलब D1 के हिसाब, मतलब जो जी पत्रिका है उसके हिसाब से देखेंगे। जी, ठीक है। ठीक है ना। सर यहाँ और छठे जो भाव की आपने जैसे दशा बताई तो उसमें गुरु उच्च का बैठा है, तब तो ये दशा अच्छी जानी चाहिए ना। नहीं नहीं, ये तो दशा तो इसकी भी अच्छी जाएगी, लेकिन इसके तुलना में उतनी अच्छी नहीं रहेगी ना। जैसे पहले हमने पढ़ा था उच्चस्थ ग्रह हो तो वो अच्छा फल देता है। वो तो उच्च ग्रह हो तो अच्छा फल देता है, छठे में हो तो अच्छा फल देता है, तो 10वें में हो तो और अच्छा फल देगा। हाँ हाँ, यहाँ हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा कहना है कि ये किसी भी भाव में सीधा है। आप लोग एक ही शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं लिखता हूं इसको, आप लोग एक ही लाइन लिखिएगा। किसी भी भाव में शुक्र व गुरु हो। अब ये दोनों क्यों लिया गया? क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। क्लियर हो गया? तथा त्रिकोण के स्वामी हो।
अब ये जो त्रिकोण का स्वामी लिया गया, ये क्या हो जाता है? योगकारी हो जाता है। यही तो हम पढ़ाते हैं, आप समझिएगा। तो या तो नैसर्गिक शुभ ग्रह या त्रिकोण के स्वामी जिस भाव में जाएंगे उस भाव में बैठ करके उसकी वृद्धि करेंगे, आपके घर में अच्छे कार्य होंगे, कल्याण की बात होगी, मांगलिक कार्य होगी, क्योंकि ये शुक्र गुरु शुभ ग्रह है और त्रिकोण नाथ कभी अशुभ नहीं होता। केंद्र के स्वामी होने के बावजूद भी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होते, लेकिन त्रिकोण के स्वामी हमेशा अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लग्नेश के मित्र होते हैं। लेकिन क्या उसके बावजूद भी लग्न में बैठेगा तो अलग रिजल्ट, दूसरे में बैठेगा तो अलग रिजल्ट, 7वें में बैठेगा अलग रिजल्ट, 9वें में बैठेगा अलग रिजल्ट, 11वें में बैठेगा अलग रिजल्ट, 8वें 12वें में बैठेगा अलग रिजल्ट। ये आपको जज करना है। बैठा वही ग्रह है, वही ग्रह कहाँ बैठा, उसके अनुसार हम फल देने का प्राप्त करेंगे कि फल किस प्रकार का प्राप्त होगा। अब तो दिक्कत नहीं है। आशुतोष प्रधान जी बताइए, क्या कहाँ फंस गए हैं? गुरुजी, ये नियम अंतर्दशा के लिए भी लागू होगा? अंतरदशा के लिए ही लागू होगा विशेष नियम, ये हमेशा हम ध्यान में आप लोगों को दिलाते हैं। ठीक है गुरु। हमेशा जो हम बता रहे हैं ना, उस दशा को अंतरदशा पर ही लागू करने की जरूरत है। उस फल को अंतरदशा पर ही लागू करने की जरूरत। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहता है जिस स्थान से चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ या त्रिकोणेश हो, उस दशा में वाहन पशु आदि की वृद्धि होती है। अब जो आया, तो ये जो आशा भगत जी पूछ रही थी, कि सर वृश्चिक की दशा है, उसके लिए तो वृश्चिक से केंद्र त्रिकोण देखेंगे। अब कह रहा है नहीं, पहले जो था वो वृश्चिक से केंद्र त्रिकोण नहीं देखना था, अब भी जो कह रहा है क्या उससे केंद्र त्रिकोण देखा जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, जिससे चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ ग्रह हो या त्रिकोणेश हो, उस दशा में पशु वाहन आदि की वृद्धि होती है। तो पहले इसी को समझ लेते हैं कि इस स्थान की दशा है 8वें की, और इससे चतुर्थ में 1 2 3 4, यहां 9 नंबर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, लेकिन यदि शुक्र बैठा हुआ है, त्रिकोणेश बैठा हुआ है, तब इसकी दशा में चतुर्थ का फल मिलेगा। चतुर्थ का क्या फल मिलता है? वाहन की प्राप्ति होगी, पशु आदि की वृद्धि होगी, खेती का कार्य होगा, घर मकान बना पाएंगे, और विशेष कह रहा है उसमें चंद्रमा हो तो अन्न घृत आदि का रस का लाभ, पूर्ण चंद्र हो तो निधि की प्राप्ति, मणि रत्नादि का लाभ, शुक्र हो तो गाने बजाने का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
इसका मतलब है कि चंद्रमा का होना भी अच्छा, पूर्ण चंद्र का होना बहुत अच्छा, और शुक्र हो जाए तो और भी अच्छा। गाने बजाने से सुख, अर्थात यदि कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, वो पूछता है कि क्या हमको इसमें सफलता मिलेगी। यदि यह अष्टम की भी दशा है और उससे चतुर्थ स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो हमको इस प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। हेलो, एक्सक्यूज मी गुरुजी। जैसे ये कब देखेंगे कि जैसे अभी आशा जी ने पूछा था वृश्चिक की दशा आपने बताई, तो उसके त्रिकोण ने इसको कब देखना है, और ये वाला जो चतुर्थ वाला आपने बताया अभी, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, कैसे इन दोनों को देखेंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, सर हमें तो लग रहा है कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये राशि दशा गुरुजी अंतरदशा की है ना, ये जो आपने बताया है? जी, मैं जरा ना जिस तरह से बताना चाहता हूं उसी तरह से आप लोग समझने का प्रयास। मैंने अभी छठे और आठवें में ग्रहों को लिख करके और दशा को अच्छा और बुरा बताने का प्रयास किया था कि दशम में यदि वो ग्रह है और उसी की दशा है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हो गया। छठे में वो ग्रह है तो छठे जैसा कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन अच्छा ही रिजल्ट हो जाएगा। आठवें में है तो आठवें जैसा कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणेश और गुरु शुक्र है। आप देख ही रहे हैं, चंद्रमा को भी ले ही रहा है, तो चंद्रमा बुध भी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब है कि छठे में बैठे केंद्र त्रिकोण शुभ ग्रह और त्रिकोण के स्वामी की दशा, स्वामी ग्रह बैठने पर छठे की दशा में भी अच्छाई आ जाएगी, और छठे, आठवें, बारहवें से चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, नवम स्थान में यदि ग्रह बैठा है तो वो चतुर्थ का फल करेगा, पंचम का फल करेगा, नवम का फल करेगा, ना कि अष्टम का फल करेगा। मान लीजिए अष्टम की राशि कन्या राशि की दशा है, इससे चतुर्थ स्थान में शुक्र बैठा है, तो कला के क्षेत्र में आगे जाएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा पूरा होगा। अब पंचम स्थान में गुरु है तो घर में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, हायर एजुकेशन में एडमिशन हो सकता है, नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो वो रिजल्ट हम क्या कहते हैं, हमेशा आज जो शुरू किया था, क्या शुरू किया था आप लोग समझिएगा कि कोई भी राशि अन्य 11 राशियों में बैठे स्थिति ग्रह से वो राशि प्रभावित होगी, और उसी के अनुसार उसका फल कहेंगे। ये आज जो टोटल पढ़ाएंगे उसका जिस्ट यही है। इसको आप कैसे कैसे समझेंगे, ये समझने की जरूरत। अब दशा आठवें का है, हम आठवें का फल नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि आठवें से चतुर्थ में शुक्र बैठा है, तो हम उसका फल बोलेंगे। पडियार, सुरेश पडियार जी म्यूट कर लीजिए। अभी भी कंफ्यूजन है सुषमा शर्मा जी? नहीं सर, थोड़ा हो गया क्लियर। हाँ, गुरुजी ये सब कारकांश लग्न से छठे आठवें सब बता रहे हैं ना आप?
जिस समय जिस लग्न से आप पत्रिका देखेंगे उस समय वही लग्न काम करेगा। मैं कारकान से, बात समझिए ना पूरा, न कारकान से बता रहा हूं, न आत्मकारक लग्न से बता रहा हूं, न पद से, न उपपद से। जी मैं चर दशा का वर्णन कर रहा हूं। आप कारकांश लग्न से यदि जवाब दे रहे हैं तो वहां का लग्न चेक करें। अगर आप पद लग्न से जवाब दे रहे हैं तो पद लग्न से चेक करें। जी हमने कहा है कि थोड़ा सा इसमें ना लोग इसीलिए जो जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है वो इसको करते नहीं, और इतना करते हैं कि फिर उनका पैसा देना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है ना। वो रथ, जो संजय रथ हैं शायद, वो डॉलर में पैसा लेते हैं, 2.5-3 लाख रुपया लेते हैं सब विषय पढ़ाने का। और आप उनके साथ 3-4-5 साल रहते हैं और आप उनका ना वीडियो देखिए। आपको पढ़ाने के लिए वो नहीं बैठे हैं, हर चैप्टर का वीडियो आ जाएगा। और यदि कोई प्रश्न है ना तो आपके क्लास के लिए एक इंस्ट्रक्टर है, आप उससे वो प्रश्न पूछ लीजिए, इंस्ट्रक्टर जवाब देगा, संजय रथ नहीं रहेंगे जवाब देने के लिए। तो बड़ा परेशानी है लोगों के साथ, पैसा पूरा दे रहे हैं तो हमको जवाब भी उसी तरह से मिले ना। मैं प्रैक्टिस के लिए मीनू को, आप लोग जानते हैं कि मीनू प्रैक्टिस कराती है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस करा सकती है, हमारे विषय को पढ़ा नहीं सकती, हम ही पढ़ाएंगे। और कल चल के हम क्या करें कि हम आप लोगों को जेमिनी पढ़ा दें, जो हमारा ये वॉइस है वो रिकॉर्ड किया हुआ सुना दिया जाए, और आपके मन में जो प्रश्न आएगा वो उसका जवाब मीनू बैठ के दे। तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि पढ़ा तो गुरु जी रहे हैं, जवाब मीनू जी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट हो जाएगा और वो उत्तर बहुत सही नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत लोग पढ़ करके भी, सीख करके आने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं हो पाते। और आजकल वर्तमान समय में लोग सोचते हैं कि संडे को गुरु जी बैठेंगे तो सब बताएंगे ही, बीच का जो 6-7 दिन है काहे माथा मारी करें अपना। ठीक है ना। अगर 10 श्लोक हम पढ़ाते हैं, 10 श्लोक आप पहले से थोड़ा सा ध्यान दे के आइए तो हमारे लिए भी आसान, आपके लिए भी आसान। ठीक है। जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम 10 से 15 मिनट अध्ययन करके आप लोगों के पास आते हैं। उस 15 मिनट में एक ही सूत्र निकलता है कि आज हम पढ़ाएंगे क्या, उसका मूल चीज क्या होगा जो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो गुरु शुक्र त्रिकोणेश चंद्रमा बुध अर्थात शुभ ग्रह के साथ साथ त्रिकोणेश का विशेष महत्व होता है। ठीक है। और ये राशि दशा से जिन भावों में बैठा होगा उस भावों से संबंधित फल करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये पहले ही जान चुके हैं कि जेमिनी कहता है कि जिसमें अधिक से अधिक ग्रह हो वो राशि ज्यादा बलवान होता है, उसका प्रभाव उस राशि के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। मोदी जी गृह मंत्री और किसी को क्यों नहीं बनाए, अमित शाह को ही क्यों रखे, बहुत कुछ रिपीट करा दिए, सब प्रभावशाली लोगों को अपने टीम में ले लिए। काम कौन करेगा, काम तो वही करेगा ना, अमित शाह करेंगे, राजनाथ सिंह करेंगे, नितिन गडकरी करेगा, निर्मला सीतारमन करेगी। लेकिन वो रिजल्ट कौन प्राप्त करता है, मोदी प्राप्त कर लेता है। नाम किसका हो जाता है, मोदी का हो जाता है। गडकरी जी जितना सड़क बना दिए और जितना बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, नाम किसका हो रहा है, मोदी जी का हो रहा है।
क्योंकि ये उनका विजन है, कोई विजन विजन काम नहीं करता। अगर मंत्री सही नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। कृषि मंत्री अच्छा नहीं थे, जो भी रहे अच्छे थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। कृषि बिल हमारा वापस लेना पड़ गया, किसानों का आंदोलन जारी रहा, किसान असंतुष्ट रहे। इसका भी ठीकरा किसके ऊपर जाएगा? मोदी के ऊपर जाएगा। थोड़ी कोई जानता है किसान मंत्री कृषि मंत्री से कोई रिलेशन है। तो यही प्रभाव उस राशि के ऊपर जाता है जिसकी दशा होती। समझ गए ना? यदि कोई बुरा ग्रह किसी राशि में बैठा है तो उस भाव का फल बुरा प्राप्त हो जाएगा, और यदि किसी भी भाव में त्रिकोणेश शुक्र गुरु जैसे ग्रह बैठे हों तो उस भाव का फल अच्छा हो जाएगा। लेकिन दशा किसकी होगी? दशा अलग से किसी ग्रह की होगी। जिस ग्रह की होगी उससे 11 भावों को चेक करके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब कहता है आंदोलिक लिकाप्तिर जीवे तू कनकांदोलिका ध्रुवम लग्न कर्मेश भाग्येश तुंगस्थ शुभ योगतः सर्वोत्कर्ष महेश्वर्य साम्राज्यादि महत् फलम एवं तत् तद भावदाय फलम यत् स्यात् द्विचिन्तयेत। कहते हैं कि जिससे चतुर्थ स्थान में गुरु हो, उसकी दशा में पालकी आदि का उत्तम सवारी अर्थात लग्जरियस वाहन खरीदेंगे। जिससे चतुर्थ स्थान में, पीछे भी वही पढ़ा है, चतुर्थ स्थान में उच्च उच्च ग्रह हो, त्रिकोणेश हो तो वाहन आदि की प्राप्ति होगी। गुरु हो तो श्रेष्ठ वाहन की प्राप्ति होगी, लग्जरियस वाहन की प्राप्ति होगी। जिससे लग्नेश कर्मेश भाग्येश स्वउच्च शुभ ग्रह का योग हो, उसकी दशा में सब कार्यों की सिद्धि, महाऐश्वर्य, राज्य आदि का लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार तद्दत भावों के फल विचार करना चाहिए। फिर वही कहा गया है, इसको फिर से समझिएगा। जिससे मतलब जिस राशि से, कौन? भाग्येश, लग्नेश, कर्मेश का उच्च ग्रह, शुभ ग्रह योग कर रहा हो, और वो जिस भी भाव में योग कर रहा होगा उस भाव से संबंधित ही कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। उस भाव से संबंधित कोई ऐसा काम करेंगे जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो इन जनरल लिख देता है ना, लेकिन आपको यहाँ समझना है। तो यहाँ जो प्रश्न आता है कि दशा किसी भाव का है, पंचम भाव के मिथुन राशि की दशा है। एक दो तीन चार गुरु यहां बैठा तो भी वाहन का सुख मिल जाएगा। बात समझिएगा, गुरु बैठा का 8वें में बैठा, लोग चक्कर खाते हैं।
चकराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने लिए रिजल्ट नहीं कर रहा है, ये इसके लिए रिजल्ट कर रहा है। जिस ग्रह की दशा है वो ग्रह जिस किसी भी भाव में बैठा हो, अन्य 11 भाव में बैठा ग्रह उस भाव में स्थित राशि का फल करने के लिए तत्पर है। अब लग्नेश कहीं भी हो, लग्नेश यहां हो, कार्येश भी यही हो, अब क्या होगा कि इससे 1 2 3 4 5 6 में बैठा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये क्या होगा, ये 6 नंबर जो आया, तो अर्थात यदि हम मेहनत करेंगे तो कार्य की सिद्धि होगी, हमारा नाम होगा मेहनत। क्यों? क्योंकि ये 6ठा स्थान है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर पहले जो हमने बताया था उसी को अब पार्शियली जो है ना आगे कर रहा है। पहले हमने क्या बताया था? यही सब चीज बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसी को कई प्रकार से समझ लेंगे ना तो फिर हम चाहते हैं कि चर दशा विंशोत्तरी दशा के तरह आप लोगों को याद रहना चाहिए। जिस तरह से विंशोत्तरी दशा को आप भूल नहीं सकते, एडवांस में जो पढ़ा है आप लोग बहुत आराम से लगा लेते हो, साधारणम विशिष्ट दशानाम द्विविधम फलम, उसी तरह से चर दशा आप लोगों को कंठाग्र हो जाना चाहिए। तो अब क्या कह रहा है कि जिस किसी भी राशि से या भाव से चतुर्थ में गुरु हो उसकी दशा में लग्जरियस वाहन का सुख प्राप्त होता है, और जिससे लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश, स्वउच्च, शुभ ग्रह का योग हो उसकी दशा में सब कार्यों की सिद्धि, महाऐश्वर्य, राज आदि का लाभ होता है। इस प्रकार तत्त भावों के फल विचार करना चाहिए, अर्थात इसी प्रकार से सभी भावों के फल विचार करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, पूछ लीजिए। ये तो समझ में आया, आपने कहा कि जैसे 4th हाउस में शुक्र हो, जुपिटर शुक्र हो, तो जब आप कहते हैं ना कार्येश, लग्नेश, तो वो आप D1 का ही कह रहे हैं ना? जी हाँ, D1 का ही करें। D1 का करें। वो हमें आपने जो पॉइंट्स दिए ना, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस है, आ, वो तो समझ में आया, लेकिन जब हम चर राशि देखते हैं तो हमें वो रिजल्ट्स निकालने नहीं आ रहे, जैसे विंशोत्तरी में आ गए हैं ना, कि भाई ये पता चलता है कि शुभ रिजल्ट होगा या शुभ ज्यादा अच्छे होंगे या अच्छे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि आ, क्या रिजल्ट होगा, वो नहीं समझ में आ रहा मैं चरदशा को आप देखकर। चिंता मत कीजिए, इसके प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा। जो भी ओके, 2-4 दिन थैंक यू प्रैक्टिस गुरुजी। होगा, जो ओके। भी 2-4 दिन पत्रिका के ऊपर प्रैक्टिस होगा तो मैं ही कराऊंगा। जैसे आप लोगों को हर बार प्रैक्टिस कराता रहा हूं अभी जेमिनी में ही, उसी तरह से चर दशा समाप्त होगा तो 2 चीज पढ़ाना है हमको, न एक ही चीज पढ़ाना है, और बलवान ग्रह और बलवान राशि कैसे होता है, बस। उसके बाद मैं प्रैक्टिस बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। वहां जा करके ना आपको हर दशाओं को किस तरह से प्रिडिक्ट करना है वो मैं सिखाऊंगा को। विंशोत्तरी दशा के तरह बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह हम आपको चर दशा सिखाएंगे। इसीलिए तो हमने पहले ही कह दिया है कि हम चर दशा के अलावा और कोई भी दशा नहीं सिखाएंगे। चर दशा से रिजल्ट आता है, स्थिर दशा, मंडूक दशा, नक्षत्र दशा, फालतू दशा, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे पास उतना ताकत नहीं है कि हम रिसर्च करने के लिए बैठ जाएं।
हमारा उम्र भी 53 साल हो गया। मधु कपूर जी, आपका उम्र कितना हो रहा है? 55 गुरुजी। 55 हो गया। अब बताइए, तो अब आप रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्च विद्या कर सकेगी, रिसर्च हरिश्चंद्रा कर सकेगा। ये लोग अभी हमको पढ़ लेगा, समझ लेगा, ये रवा हो जाएगा 1 साल 2 साल में, फिर ये दूसरी दशाओं को पकड़ने का अपने से प्रयास करेगा, फिर उस पर रिजल्ट लाने का प्रयास करेगा। तो 6 घंटे काम करने में और 2 घंटे रिसर्च में लगाएगा तो आजीवन में हमसे बहुत आगे चला जाएगा। हमने बहुत समय बर्बाद किया, ठीक है। आज हमारा काम चलता है कि 6 घंटे मैं पैसे के लिए काम करता हूँ और 2 घंटे अपने रिसर्च पे काम करता हूँ, तो मेरा चल रहा है। जब तक जीवन रहेगा चलेगा। बोलिए। जो आपने आज का पॉइंट बताया ना गुरुजी, कि भाई जिस राशि की दशा चल रही है, अगर उसके त्रिकोण में गुरु हो या शुभ ग्रह हो और वो त्रिकोणात भी हो, वो हमारे को अप्लाई होता है, क्योंकि जो हमारी एक्चुअली वो महादशा जो चल रही है ना, तो हमारे त्रिकोण में गुरु है, शुभ मून भी है, और जो गुरु है वो त्रिकोणनाथ भी है। लेकिन अभी हमें वो जब से दशा शुरू हुई है, ठीक है, कोई बैड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अम, बुरे रिजल्ट्स भी नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं है कि चलिए ना, अम, पत्रिका लगा करके देख लिया जाएगा, चिंता मत। ठीक है। ओके गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। एक कैकोड दशा स्ववीर्य गुणैर अष्टादशात्म भी भिन्नम फल विपाकम तु कुर्वाद्वय चित्र संयुतम परम ओच्चे तुंग मात्रे तदर्वार्क तदुपर्यपि मूल त्रिकोण भे स्वरक्षे स्वाधि मित्र ग्रहस्य भे तत्काल सुहृदो गेहे उदासीनस्य भे तथा शत्रोर्भे धीरी पोर्भे च नीचांता दुर्ध्वदेश भे तस्मादर्वांग नीच मात्रे नीचांते परमांश के नीचारि वर्गे सखले स्ववर्गे केंद्र कोण भे व्यवस्थितस्य खेटस्य समरे पीडितस्य च गाढ़ मूढ़स्य च दशात पचिति स्वगुणय फलम। अब यहाँ जो कह रहा है ना, वो एक विचित्र सा बात कह रहा है, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। और बीच में लिख दिया गया है नक्षत्र दशा, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग समझ जाइए। एक एक राशियों या ग्रहों की दशा अपने अपने 18 गुणों के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार से फलप्रद होती है। अब आप लोग देखिएगा, काउंटिंग कराते हैं आपको। यथा क्या? परमोच्च 1, उच्च मात्र 2, मूल त्रिकोण 3, स्वराशि 4, अधिमित्र राशि 5, तात्कालिक मित्र राशि 6, उदासीन 7, शत्रु 8, अधिशत्रु 9, नीच 10, उससे आगे पीछे अलग हो गया, परम नीचांश 11, शत्रु 12, पाप युक्त 13, अपने वर्ग में 14, केंद्रगत 15, त्रिकोण में स्थित 16, युद्ध में पराजित 17 और पर अस्त में प्राप्त ग्रहों की दशा
और सूर्य से अस्त में प्राप्त ग्रहों की दशा 18 अपने गुणों के अनुसार फल देती। तो ये जो ग्रहों को 18 कैटेगरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है, ये कुछ नहीं है। ये आप समझे या नहीं समझे, हम तो क्या पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा उसी के बीच में और अंतर में ये सब बातें आ जाती। हम पढ़ाते हैं उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि, नीच राशि और अष्ट। हम पढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी जो बताया जा रहा है वो 18 है। तो ये भेद है, आप इतने को समझ लें तो अच्छा है। ग्रेजुअली फल में कमी आते जाएगी और अपने अनुसार फल करेंगे। ये हम लोग पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हैं, एडवांस में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था। तो अब यहाँ कह रहा है कि ये जो 18 प्रकार का क्वालिटी है इसका, उच्च का भी 2 भेद है, उच्चस्थ की ओर या उच्चस्थ से आगे। समझ रहे हैं ना? तो वो भेद हमने इसीलिए गिन के बताया कि आप समझ लो 18 भेद हो जाते हैं। तो 18 भेदों में जो ग्रह हैं वो अपने दशा अंतर दशा, क्षमा चाहेंगे, वो जिस भी राशि में होंगे वो अपने भेद के अनुसार ही फल करेंगे। उच्च के हैं तो अच्छा फल करेंगे, मूल त्रिकोण के हैं तो थोड़ा कम अच्छा फल करेंगे, स्वराशि के हैं तो उससे थोड़ा कम अच्छा फल करेंगे, मित्र राशि के हैं तो उससे थोड़ा कम अच्छा फल करेंगे, सम राशि के हैं तो ठीक ठाक फल कर देंगे, शत्रु राशि के हैं बुरा फल करेंगे, नीच राशि के हैं उससे ज्यादा बुरा फल करेंगे, अस्त हैं सबसे बुरा फल करेंगे। युद्ध में हार गए हैं फल नहीं करेंगे, दूसरे फल करता है। युद्ध में हारा मैंने लिखा नहीं, आप लोग इस बात को जानते हो युद्ध में पराजित ग्रह किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो अगले क्लास में आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? जो नहीं जानते हैं उनकी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ये सब चीज तो आपको स्वगुणैः फलम दशा पचीति, स्वगुणैः फलम, अपने गुण के अनुसार ही फल करेगा। अन्य, अब ये गुण कैसा? उत्तम, मध्यम और निम्न स्थिति में स्थित होने के बाद जो गुण प्राप्त हुआ उस गुण के अनुसार। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आपको, ये हमने यही कहा कि इसका मतलब है कि पापी ग्रह, शत्रु राशि में बैठे ग्रह, अस्त ग्रह, ये सब ग्रह जिस राशि में बैठे होंगे, यदि जिससे चतुर्थ भाव में कोई अस्तंगत ग्रह हो, युद्ध में हारा हुआ ग्रह हो, शत्रु राशि का बैठा हुआ ग्रह हो, तो उस राशि दशा में यदि आप चाहेंगे कि हमको भूमि का प्राप्ति हो जाए, वाहन की प्राप्ति हो जाए, तो क्या होगा? नहीं होगा, इसमें अड़चन आएगा। और बहुत खराब है तो प्राप्त किया हुआ सामान भी बिक जाए, आपके पास जो प्रॉपर्टी था वो भी गया, आपके पास इतनी मजबूरी आई। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्नों को समझने की जरूरत है। यहां तक समझ में आ गया विद्या भारती? चलो, आज तुम्हारा आवाज साइलेंट है, म्यूट मोड में चली गई।
तो ये तो हो गया 18 प्रकार के। अब वैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछते हैं कि किस तरह से 18 प्रकार के भेद होते हैं। ये 18 भेद होते हैं, इसको हम लोगों ने जेमिनी में सीखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम मोटा मोटा यदि आप जो हम 8-9 प्रकार के भेद बताते हैं वही काफी है, उतना ही काफी है आपके समझने के लिए, उतने से काम चल जाएगा। और 18 भेद याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो बताया है उसको भी याद रखने की जरूरत है, अपने आप याद आएगा, अपने आप समझेंगे कि ग्रह उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, सम राशि का है, शत्रु का है, नीच का है, अस्त है, वक्री है, सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना प्रश्न ही कर लीजिए, अब आगे हम नहीं बढ़ते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन करूं गुरुजी? जी जी प्रधान जी बोलिए। गुरुजी अष्ट ग्रह के बारे में जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना तो स्थान का फल करेगा और दृष्टि का फल करेगा, लेकिन अपना जो नेचुरल कारकत्व है उसका फल नहीं कर पाएगा। यही अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए ना गुरुजी, यार कुछ? मोटा मोटी हमने जो प्रधान जी अपने प्रैक्टिस में देखा हुआ है, गुरु मंगल और शनि यदि ये तीनों अस्त हो जाएं तो फल देने में बड़ा आनाकानी करते हैं। समझ गए ना? हाँ गुरुजी। आनाकानी एक मुहावरा है, आप लोग जब समझ पा रहे होंगे। हाँ हाँ, मतलब ना मनमर्जी करते हैं। हाँ, लेकिन बुध अस्त होने के बाद भी 70% रिजल्ट करता है, शुक्र अस्त होने के बाद भी 50-60% रिजल्ट कर देता है, क्योंकि वो सूर्य के करीब हमेशा रहता है। इसीलिए मैंने देखा कि जिसके शुक्र अस्त है ना, तो उसको भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, वो भी अच्छा कपड़ा पहन लेता है। कई ऐसे कलाकार हैं जिनके शुक्र अस्त है, बहुत बड़ा कलाकार है, कोई दिक्कत नहीं। और नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि वो तो 100 आउट ऑफ 80-90 लोगों का ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वो तो जनरली दोनों। लेकिन शनि मंगल चंद्रमा और गुरु ये ग्रह अस्त हो जाए तो इसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना? तो हाँ अब गुरु। कहेंगे कि अपना तो गया ही, अपना तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम्म। जहां बैठे हैं जिसको देख रहे हैं उसका कुछ फल कर देंगे। अब बाकी यदि पूर्ण फल का नष्ट कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है ना। हाँ गुरु जी, वो सूर्य अपना दशा में दे देगा। सूर्य अपनी दशाओं में उसके कुछ फल को देने का प्रयास करता है, ऐसा भी मैंने अपने अभ्यास में पाया है। ठीक है ना? हाँ गुरु, थैंक यू। तो ये हो सकता है। और बताइए किसी का प्रश्न? आज भाटिया जी भी नहीं है, और वो क्या नाम है उसका? देवा जी भी नहीं है आज। रूबी देवा जी भी जी, नहीं, रूबी मुझे जी। एक हमारा क्वेश्चन था। रूबी भी नहीं सॉरी। है। हाँ मधु जी बोलिए। गुरुजी, जब हम जैसे हमने विमशोत में पढ़ा था, जैसे हम आप अंतर्दशा की बात कर रहे हैं, वो तो हमें समझ आया। जो 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 महादशा की राशि है वो भी तो कोई प्रभाव, वो ऑरा क्रिएट करेगी, उसमें कौन सा ग्रह वो बैठा है। वो वो भी ऑरा क्रिएट करेगा। उसी ऑरा को तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, उस पे कौन कौन से ऑरा का प्रभाव होगा। लेकिन यही जान के चलिए कि उससे 12 के 12 भावों में बैठे ग्रह जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होगा। चौथे स्थिति में होंगे तो चौथे स्थिति का प्रभाव होगा, पांचवें स्थिति में होंगे तो पांचवें स्थिति का प्रभाव होगा। पहले ये प्लेसमेंट के हिसाब से देखना है, उसके बाद ग्रहों को राशि के हिसाब से देखना है कि उच्च में है तो उच्च जैसा फल प्राप्त होगा, नीचे में है तो नीचे जैसा फल प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो ये होगा। तो जैसे गुरुजी, जो ऐसा नहीं ग्रह है कि बैठ उस जो महादशानाथ है वो ऑरा क्रिएट नहीं करेगा, और किस किस प्रकार से वो ऑरा क्रिएट करेगा ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये मन से निकाल दीजिएगा
कि हम महादशा के रिजल्ट को पढ़ेंगे। हम ये अंतरदशा के रिजल्ट को बता रहे हैं, ये अंतरदशा के रिजल्ट को ही मान करके चलिए। जी नहीं, वो समझ में आया। तो गुरुजी जैसे जो भी राशि की अंतरदशा है, अगर उसमें जो ग्रह बैठा है तो उसके वो कौन सा कारक है, उसको देख के रिजल्ट देंगे कि या दोनों तरफ से रिजल्ट देंगे, दोनों तरफ से या रिजल्ट, कारक और जो ग्रह कारक है और कैसा है, ग्रह है, दोनों तरफ से रिजल्ट। और वो ओके, और कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ का स्वामी जी है। जी जी जी। ओके, थैंक यू गुरुजी। अंशानुसार वो चर कारक है, लेकिन ओके, गुरु मान लीजिए आप भ्रातृ कारक बना, जी अंशानुसार वो भ्रातृ कारक बना, लेकिन गुरु पुत्र कारक भी है, धन कारक भी है, पति का कारक भी है, इसको नहीं भूलेंगे आप। जी तो इसीलिए ग्रह का जो अपना कारकत्व है और प्लस जो स्पेशल कारकत्व उसने अंशानुसार प्राप्त किया है, दोनों के फलों को समान रूप से करने का प्रयास करें। ठीक है। जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू। जैसे हमने तो पहले जैमिनी दशा पढ़ी थी, उन्होंने एक चीज बोला था कि जो 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 लियो राशि है, सेजिटेरियस और एरीज 159, क्योंकि वो फायर है, तो उन्होंने बोला था वो राशि की जब भी दशा आती है ना, तो लाइक 9 मोर देन 5 एंड 5 मोर देन 1, तो उन्होंने उस ऑर्डर में बोला था कि उस दशा में आपको कुछ अम, कुछ विशेष बुरे या अच्छे रिजल्ट डिपेंड करता है कहाँ पे बैठी है, कैसा है उसका सिचुएशन, कैसा है, तो वो आपको मिलते हैं क्योंकि वो फायर राशि है। ऐसा कुछ है जेमिनी में गुरुजी? अभी तक हमारे नजर में नहीं आया है, लेकिन हम सिंहारूढ़ और धनु आदि की दशा को देखते हैं। मेष सिंह और धनु की दशा को देखना चाहिए, उसको हम आगे बता देंगे संक्षेप में, आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी थैंक यू इस गुरुजी। आप पहले ना सारे राशियों की दशा कैसे होगी वो समझ लीजिए। जी अब फिर वृश्चिक राशि की दशा आ गई है तो उसमें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा है। धनु राशि की दशा आ गई है, ऊंचाई से गिरने का खतरा है। समझ रहे हैं ना? तो ये जी सब एक अलग अलग पॉइंट आउट किया गया है, उसको लेकर के भी थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? थैंक यू यहाँ गुरुजी। आप जो आपको विस्तार दे रहे हैं उससे आप ना किसी भी प्रकार से दशाओं को समझ सकते हैं, ये हमारा कहना। ठीक है, जी थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। राम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी।